नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सेजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर में और मेरे साथ शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। शिक्षक संवर्ग एक ऐसा संवर्ग रहा है जिसे हक के लिए आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद ही कुछ मिला है। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए और शिक्षकों के जो आज तक मिला है उसमें कहीं न कहीं वीरेंद्र दुबे जी का एक बड़ा योगदान है। आज हम इस सीरीज की दूसरी कड़ी में शिक्षक नेता वीरेंद्र दुबे जी से जानेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और अब तक का हाल इनसे ही जानेंगे। सर नमस्कार आपका। जी नमस्कार सर, शिक्षक राजनीति और प्रदेश में आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। शिक्षक आप बने कैसे सर? जायसवाल जी, संघर्ष का जो इतिहास है बहुत लंबा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम शिक्षक नहीं थे उससे पहले छात्र राजनीति में थे और पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जो बीएड बीटीआई के जो छात्र थे उनका मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष था। 2000 की बात है जब मैं बीएड 2000 की हाँ 2000 की बात है। उससे पहले कुछ राजनीति का अनुभव? उसके पहले भी जो है कॉलेज राजनीति में भी हम लोग थे। छत्तीसगढ़ कॉलेज में जो है छात्र राजनीति करते थे। उसके बाद ऐसा अवसर मिला कि बीएड बीटीआई उस समय 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य नया बना तो उस समय बीएड बीटीआई अनिवार्य नहीं था। जैसे जिस में आ गया था राजनीति। अब हाँ उस समय जो है जैसे एलएलबी करने वाला वकील बनेगा, एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर बनेगा, लेकिन बीएड करने वाला शिक्षक नहीं बन सकता था, नियम में नहीं था। तो उस समय हमने एक लंबा संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जो है उस समय तत्कालिक शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी थे, तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी थे और उन्होंने ये नियम बनाया। संघर्ष के बाद में बड़ा हमने आंदोलन किया, मंत्रालय का घेराव किया कि अब जो है बीएड बीटीआई वाले जो अध्ययनरत जो छात्र हैं और जो अध्ययन कर चुके हैं उनके लिए इनको अवसर प्रदान किया जाए और बीएड को अनिवार्य किया गया शिक्षक नियुक्ति में। और 2002 में सबसे पहले जो है उस समय 98 में शिक्षाकर्मी की नियुक्ति हुई। उसके बाद 2002 में संविदा शिक्षक की अजीत जोगी जी ने नियुक्ति किया। उस समय हम उसमें संविदा शिक्षक बने और संविदा शिक्षक बनने के बाद में एक मन में हमारे मन में था जब एक ही छत के नीचे एक परमानेंट शिक्षक काम कर रहा है, एक शिक्षा कर्मी काम कर रहा है। उस समय एक शिक्षा गारंटी गुरुजी भी हुआ करते थे, वो भी काम कर रहा है। तो सबको एक मंच के में किस तरीके से लाया जाए और एक शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की जो व्यवस्था है उसी समय हमने संघर्ष शुरू कर दिया। और 2002 में हाँ आप बीएड संघ बना जी, फिर बीएड को तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाँ प्राथमिकता में दिया। हाँ उस दौर के आंदोलन की कुछ बातें बताइए, कुछ यादें बताइए। मैं उस दौर के एक आंदोलन का आपको बताना चाहूँगा कि 2019 जनवरी 2000 की बात है। एक ऐसा बड़ा आंदोलन था, पुराना मंत्रालय जो डीके जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हुआ करता था। तो उस आंदोलन में हाँ राज्य बनने के बाद में तो वहाँ पर क्या है, पूरा गेट में हम छात्र जो है पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे गेट को हम 5 से 7 हज़ार छात्र पूरा बंद कर दिए थे। तो 3 घंटे तक ना कोई बाहर आ पा रहा था ना कोई जा पा रहा था और पूरे शहर के मुख्य मार्गों से हमने वो रैली के माध्यम से वहाँ धरना दे दिया था। तो वहाँ पर जो है उस समय के तत्कालिक जो प्रतिपक्ष नेता नंद कुमार साय जी जो हैं उन्होंने उस आंदोलन को वहाँ पर संबोधन किया था और बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी संबोधन किया था। अब उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आई और शिक्षा मंत्री जी जो है हमारे उस समय जो है सत्यनारायण शर्मा जी थे, उन्होंने ऐलान किया कि अब प्रदेश में बीएड बीटीआई जो किया रहेगा उसको हम शिक्षक पद के नियुक्ति में प्राथमिकता देंगे और हम प्राथमिकता के आधार पर हम लोग 2002 में संविदा शिक्षक बने। संविदा शिक्षक के बाद फिर सर आप संविदा शिक्षक के बाद में मन में यही कसक थी कि भाई एक तरफ शिक्षा कर्मी, दूसरी तरफ परमानेंट शिक्षक, अब एक संविदा शिक्षक है। तो धीरे धीरे देखा जाए परमानेंट शिक्षक से पहले शिक्षा कर्मी बनाया गया, शिक्षा गारंटी बनाया गया, उसके बाद उसको संविदा कर दिया गया। तो 10 माह के लिए हमारा सेवा रहता था और 10 माह के सेवा के बाद में 2 महीने के लिए हमको हटा दिया जाता था। वेतन समय में नहीं मिलता था, अलाटमेंट व्यवस्था थी जिससे बहुत ज़्यादा प्रदेश में नाराजगी थी और हमारी लगभग संख्या 16,500 के आसपास थी। हमने उस समय भी एक कई बड़े
बड़े आंदोलन किया। संगठन की नींव कब रखी आपने? संगठन की न्यूज, चूंकि मैं बीएड पीटीआई का प्रदेश अध्यक्ष था, तो संगठन की न्यूज जैसे ही मैंने संविदा शिक्षक में ज्वाइनिंग किया उसके 8-10 दिन बाद ही बैठक किया। और चूंकि हमारे लोग बीच में पूरे प्रदेश भर में बहुत जगह सर्विस लगे थे, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूर्व ही आधार बना हुआ था। तो संविदा शिक्षक जब थे तो उस समय 2004 में हमने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस समय हमारी गिरफ्तारी हुई। आपका संगठन संजय शर्मा के संगठन, आप संजय शर्मा के संगठन से नहीं जुड़े हुए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जायसवाल जी कि हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा मूल रूप से, क्योंकि ये हर कोई प्रश्न ये नहीं करता कि 98 में शिक्षा कर्मी की नियुक्ति हुई और 97-6 के आसपास जो है शिक्षा गारंटी की नियुक्ति हुई थी। तो शिक्षा गारंटी के प्रदेश अध्यक्ष अलग थे, शिक्षक कर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अलग थे, और मैं संविदा शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष था। तो उस समय 3 मूल संगठन के थे जिनका उद्देश्य और मांग भी अलग अलग था। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक साथ थे, तीनों यूनियन अलग अलग था, तीनों यूनियन का पद अलग अलग था। उसके हम लोग एक आपके शिक्षा गारंटी के केदार जैन जी थे प्रदेश अध्यक्ष, वो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि संविदा शिक्षक कैसे बने। मैं शिक्षा कर्मी का संजय शर्मा जी शिक्षा कर्मी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो शिक्षक बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, और मैं संविदा शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष था, मैं शिक्षा कर्मी बनने का प्रयास कर रहा था। कि सबको उपदेश था इन के इन प्रकार एक ही पद में जाना चाहिए, शिक्षक हमको बनना है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग की जो संघर्ष की लड़ाई है उस समय से है, 98 से है। निश्चित रूप से, क्योंकि दिग्विजय सिंह तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नया पद दे दिया था और पंचायती राज अधिनियम में उन्होंने शिक्षक को शिक्षा कर्मी, शिक्षा गारंटी और संविदा शिक्षक के रूप में बाद में अजीत जोगी ने उसको नाम दे दिया था। तो कहीं न कहीं एक छत के नीचे काम करोगे, वेतनमान अलग अलग विभाग एक, तो इससे कहीं नाराजगी रहती थी। और 2004 में एक बहुत बड़े आंदोलन में एक स्कूल में 3 कैडर हुआ करते हैं। 3 क्या, चौथा कैडर भी था, चौथा वो जन भागीदारी भी था। अच्छा। तो काम करने में मतलब अजीब सा लगता था कि एक को अलग वेतन मिलता है, एक को अलग वेतन मिलता है, उसके लिए ट्रांसफर नीति, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा वेतन कम है, तो बहुत अच्छा फीलिंग नहीं होता। कैसा मिलता था सर उस समय वेतन? सर, यदि संविदा शिक्षक का देखा जाए तो हमको शुरुआत जो हुआ था वो सहायक शिक्षक जो था उसको 2000 मिलता था, और शिक्षक जो था उसको 2500 मिलता था, और जो व्याख्याता है उसको 3000 मिलता था। लेकिन उस समय के दौर के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से बहुत कम वेतन था, और 2 महीने वेतन ही नहीं मिलता था। 2 महीने गर्मी के समय हटा दिया जाता था, उसके बाद एक और पुनर्नियुक्ति होती थी। 2 महीने के बाद फिर हम अधिकारियों के चक्कर लगाते थे, फिर हमारी नियुक्ति होती थी। कोई यदि किसी के सरपंच या जिला पंचायत सदस्य अनुशंसा नहीं किया तो बाहर कर देते थे। तो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, जिसका हमने बहुत जोरदार विरोध किया, इतना जोरदार विरोध किया कि सरकार ने जून में एक आंदोलन किए थे, 24 से 25 जून का जहाँ तक है, 4 में उसको हमको जेल में डाल दिया। जेल में 6 दिन हम रहे, उसके बाद हम कहीं ना कहीं सफल हुए, और सरकार हमको जो है संविदा शिक्षक से शिक्षा कर्मी के रूप में संविलियन दी, और 16,432 संविदा शिक्षक जो है 1 मई 2005 को शिक्षा कर्मी के रूप में परिवर्तित। जेल यात्रा आपकी 2004 में शिक्षक नेता के रूप में हुई? निश्चित रूप से पहली जेल यात्रा 2004 में हुई। हम 6 से 7 दिन जेल की यात्रा जो है बहुत कष्टप्रद थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ था, और वहाँ पर हमने भूख हड़ताल शुरू कर दिया था। कहीं न कहीं प्रशासन दबाव में आई। साथ में उस समय हमारे जो जितने भी बड़े लीडर हैं, खासकर यदि हमारे संघ से हम देखें तो चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं, अतुल अवस्थी जी हैं, इस तरीके से बड़े बड़े जो है शिवेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, गजराज ठाकुर जी हैं, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो आज बड़े बड़े पद में हैं, वो हमारा साथ दिए, और सरकार विवश होकर 1 मई 2005 से हमको संविदा शिक्षक से शिक्षा कर्मी के रूप में संविलियन कर दी। मतलब जो अभी शिक्षकों का जो कैडर है उस के लिए कहीं न कहीं आप लोग को बेस के लिए जेल जाना पड़ा। निश्चित रूप से जेल डंडे वगैरह खाए कि नहीं खाए? निश्चित रूप से तो डंडे भी खाए, बहुत तेज गर्मी, लू के थपड़े हम लोग उस समय पड़ते थे। उस समय हमको जेल में, मई का याद है मुझे, मई और जून का महीना वाला, कि सड़कों में हम लोग मोमबत्ती बाग के पास आंदोलन किया करते थे। और 2000 संविलियन के बाद जो 5 के बाद में जिस तरीके से हमारा लगातार उत्तरोत्तर जो है प्रगति होती गई, उसके बाद 2006, 7, 8 में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। उस समय भी
गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद एक फिर बड़ा आंदोलन हुआ 2011 में। 2004 के बाद सीधा 11 नहीं, आंदोलन तो बहुत सारे हुए सर, उसमें परिवर्तन भी हुआ, नया वेतनमान भी मिला। 2009 में भी आंदोलन हुआ। मुझे लगता है कि हर वर्ष आंदोलन होता था, लेकिन हर वर्ष आंदोलन में कुछ न कुछ शिक्षकों को मिलता गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन 2011 के आंदोलन 2011 के पहले, हाँ, 2004 के बाद से, हाँ, मतलब हर साल आप कुछ न कुछ मांग, हाँ, निश्चित रूप से हमारे वेतनमान के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता गया। सरकार के काम करने का तरीका यही रहा कि इनको जब तक ये खुद आके मांगे नहीं, खुद आके हल्ला ना करे, इनको न दिया जाए। निश्चित रूप से अपने आप अभी तक नहीं मिला है। निश्चित रूप से जब संघर्ष का दूसरा नाम यदि कहा जाए संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी और शिक्षा गारंटी, निश्चित रूप से इस प्रदेश में संघर्ष का दूसरा नाम इन्हीं लोग थे। और लड़ाई कैसा करना है, लोग उदाहरण देते थे, देखिए इनसे सीखो, ये शिक्षा कर्मियों से सीखो कैसे आंदोलन करना है। और उस आंदोलन में सिर्फ मैं मुखिया नेता का ही मैं उसमें उनको फ्रंट में नहीं रखूँगा, आम शिक्षक जो था वो भी बहुत अच्छे से तैयार था कि निलंबन का हमको आदेश मिलेगा, बर्खास्त होंगे, हमारे ऊपर ये होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। एकदम मतलब बोलना चाहिए आंदोलन इस तरीके से होता था कि कहीं कोई किसी को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर कोई उस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहता था और बेधड़क वो आंदोलन में हिस्सा लेता था और मांग आ जाते थे एकदम। बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होता था। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोगों का आक्रोश ज़मीनी स्तर का था। और आंदोलन करने में जो नेतृत्व करता है उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी और अच्छा लोगों का सपोर्ट मिलता था। 2011 का आंदोलन, 2011 का आंदोलन मैं आपको बताना चाहूँगा, वो भी एक ऐतिहासिक आंदोलन था। उस आंदोलन में हमको शिक्षक का नाम मिला और हम शिक्षक बने। और उसमें साथ साथ 10 आदेश जारी हुए और 10 आदेश जारी हुए उसमें मैं और केदार जैन जी जो उस समय फिर जेल गए और जेल में हम लोग 9 दिन रहे जेल में। और उस आंदोलन में रातों रात सरकार ने 10 आदेश जारी किया और उसमें हमारा अंशदायी पेंशन जो है, अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था है, उसी आंदोलन में फिर हमारा नया वेतनमान है, उसी आंदोलन की देन है। और हमको उस समय जो शिक्षक, पंचायत शिक्षक का नाम दिया गया, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे कि शिक्षा कर्मी नहीं, हमको पंचायत शिक्षक का शिक्षक बनाया जाए, लेकिन सरकार ने शिक्षक पंचायत बनाया। और उसके बाद यदि अब देखें तो 12 का आंदोलन तो ऐतिहासिक आंदोलन था। उस आंदोलन के साक्षी तो पूरे मीडिया हैं। लगभग 38 दिनों का आंदोलन रायपुर के सप्रेशाला में था और मुझे लगता है वो शिक्षक आंदोलन का एक कुंभ था। उस आंदोलन में ऐसा कोई शिक्षक नहीं था जो एक बार रायपुर ना आया हो। और 38 दिनों तक इतना ज़बरदस्त आंदोलन चला कि सरकार और पुलिस तंत्र जो है वो भी फैल था, वो भी बोलता था कि आप लोगों को एकता मानना पड़ेगा। 38 दिनों तक आप लोग रायपुर में हज़ारों लोग एकत्रित हैं, जब चाहो आप 50,000 की भीड़ एकत्रित कर लेते, लेकिन कभी भी अव्यवस्था और कभी भी लाठीचार्ज या इस तरीके से कोई स्थिति निर्मित हुई। उस आंदोलन में हमको एक नया पुरीक्षित वेतनमान मिला, जिसमें हमारी स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार आया और छठों वेतनमान के समकक्ष हमको पुरीक्षित वेतनमान सरकार ने दिया। और उसके बाद से परिस्थितियां बदलते गई। आज हम फिक्सेशन उसी समय हुए थे कि सहायक शिक्षकों का फिक्सेशन निश्चित रूप से 2012 में हुआ था। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा जायसवाल जी, उस समय हम लोग पंचायत में थे, हमारा घर ही अलग था और फिक्सेशन उस समय हुआ। उस समय क्या है, इस विषय को किसी ने अपने तरीके से पुरजोर तरीके से इस विषय को नहीं रखा, लेकिन हम अपने स्तर में मांग करते रहे। और मांग करने के बाद में 2012 के आंदोलन के बाद में इस विषय को हम समय समय पर उठाते रहे, लेकिन सरकार हमेशा इन मांगों की अनदेखी करती रही। उनका यही कहना था कि हमारा जो पे स्केल है वो वही रहेगा और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। निश्चित रूप से मान के चलिए, मांगे जायज़ हैं, सहायक शिक्षकों की मांग पूरा भी होना चाहिए, वेतनमान में नया फिक्सेशन होना था, लेकिन इसके लिए कोई शिक्षक नेता को जहां तक है जिम्मेदार नहीं था। उसके लिए यदि जिम्मेदार थी तो सरकार थी। हम लोगों ने समय समय पर इस मांग को उठाया। की मांग किए जा रहे, सरकार बोल रही है हमारे पास पैसा नहीं है। निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है हर लड़ाई में आपके 10 मांग मानी जाए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 2012 में ठीक है फिक्सेशन में जैसा हुआ गलत हुआ और उसका विरोध भी सभी नेता करते रहे, लेकिन 2017 के आंदोलन में हमने पूरे प्रदेश भर में एक सर्वे कराया था कि भाई इस आंदोलन को हमको कौन सी मांग में करना चाहिए। तो लोगों का प्रदेश भर में जो आया था उसमें यही आया था कि सर सिर्फ एक ही मांग कीजिए सिविलियन का, सिर्फ सिविलियन के अलावा कोई मांग नहीं रखना है, पूरे लोगों का कहना था। अब चूंकि हम पंचायत विभाग में थे और हमको शिक्षा विभाग में जाना था, शिक्षा विभाग का पे स्केल ही अलग था, तो हम जब बिना जाए तो वहाँ की स्थिति में सुधार कर नहीं सकते। आप जब दूसरे घर में रह रहे हो, दूसरे घर की मांग कर रहे हो तो वहाँ जाओगे तभी तो सुधारोगे, पहुँचे नहीं हो तो कैसे सुधार होगा। तो जब हम पंचायत से जब शिक्षा में गए, वह भी आंदोलन अपने आप में ऐतिहासिक था, फिर जेल जाना हुआ। तो मुझे लगता है कि इस सर 2017 का आंदोलन था सिविलियन आंदोलन जी,
संविलियन आंदोलन अपने आप में ऐतिहासिक था। 5 संगठन मिलकर इस आंदोलन को किए थे। जी जी जी। सारे शिक्षक संघ आपका हो गया, संजय शर्मा का टीचर एसोसिएशन, और केदार जैन जी का शिक्षक संघ, वीरेंद्र दुबे का, और चंद्रदेव राय जी का संगठन, ये 5 संगठन मिलकर अगुवाई किए। उस आंदोलन के बारे में थोड़ा बताइए सर कि उस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, नींव कैसे रखी गई, क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या विरोध झेला? क्योंकि उस समय जहाँ तक मैं भी इस फील्ड को देख रहा था तो आप लोग को जेल में उठाया गया, क्या स्थिति थी, कैसे दबाव था उस समय? 2000 सरकार का चुनावी साल का आंदोलन था। शुरुआत कैसे हुई कि अब हमको संविलियन करना है? जायसवाल जी, प्रदेश के जो शिक्षाकर्मी थे वो आंदोलन करके किस तरीके से मांगों को पूरा करवाना है उसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सिद्धस्त हो गए थे। और उनको ये पता था कि इस बार जो है 2017 में हमको संविलियन लेकर ही रहना है, और संविलियन जब तक नहीं मिलेगा हमको पीछे नहीं हटना है। तो 2017 का जो हमारा आंदोलन था वह हमने ब्लॉक स्तर में धरना देकर अनिश्चितकाल से शुरू किया, और उसके बाद में लगातार 5-7 दिन तक हमने देखा कि भाई सरकार को विशेष किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने अपनी रणनीति में परिवर्तन लाया। 7 दिन में जय संविलियन का नारा अपने आप में बहुत निश्चित रूप से संविलियन लेकर ही रहना है। उसके लिए सभी लोग नीचे से लेकर ऊपर तक के ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रांत स्तर में सभी लोगों ने कमर कस लिया था। और बढ़ चढ़कर हमारी जो बहनें हैं, संविलियन इतना जरूरी क्यों था सर? संविलियन इसलिए जरूरी था क्योंकि क्या है कि यदि आप एक छत के नीचे काम करो और अलग अलग वेतनमान लोगों को मिले और अलग अलग सुविधाएं लोगों को मिले, और उसके साथ सुविधाएं भविष्य के किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी, तो ये सब चीज़ों से लोग काफ़ी आक्रोशित थे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, भाजपा के जन घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख था कि भी यदि हमारी सरकार आएगी तो हम संविलियन जो है करेंगे। साथ ही साथ पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी ने एक मंच में भी कहा था कि हम 20-20% संविलियन करेंगे। तो उसको हमने आधार बनाकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, और उस आंदोलन में ब्लॉक स्तर से हम आंदोलन को शुरू किए, और ब्लॉक स्तर में आंदोलन की सफलता को देखते हुए हमने रायपुर में 1 दिसंबर को आंदोलन को केंद्रित किया। और 1 दिसंबर का आंदोलन जो रायपुर में केंद्रित किया, जो अनिश्चितकालीन में परिवर्तन होने वाला था, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन सरकार को लगा कि ये आंदोलन बहुत बड़ा और बहुत भारी संख्या में प्रदेश से लोग रायपुर, दिसंबर में ही शुरुआत हुई। हाँ, पहले ही तारीख को शुरुआत हुआ। और उसी दिन घर में मैं नाश्ता करके जब बाहर आंदोलन के लिए निकल रहा था, क्राइम ब्रांच की टीम आकर घर से ही मुझे जो है गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके सीधे जेल में, सेंट्रल जेल रायपुर में डाल दी। उसके बाद आंदोलन और आक्रामक हो गया। उस समय हमारे जो इस मोर्चा से जुड़े हुए जो साथी थे, भाई संजय शर्मा जी, भाई विकास राजपूत जी और भाई चंद्रदेव राय जी, ये लोग बाहर में मोर्चा संभाले हुए थे, और मैं और केदार जैन जी जेल के अंदर में हम लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल उठा लिए थे। क्योंकि केदार जैन जी को उठाए थे, मेरे को उठाए थे, और बाकी लोग बाहर से आंदोलन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं 2-3 दिनों में आंदोलन का व्यापकता को देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई इनके साथ बातचीत का दौर जो है प्रारंभ किया जाए। और बातचीत बाहर में भी इन लोगों के साथ चलती रही मोबाइल के द्वारा, और जेल में भी जब उस समय के कलेक्टर महोदय हैं, SP महोदय जेल में भी आए, चर्चा किए। और एक स्थिति ऐसी बनी 4 तारीख को, कहीं ना कहीं ये सरकार विपक्ष में जब कांग्रेस थी, उन्होंने एक प्रदेश बंद का ऐलान कर दिया 5 दिसंबर को। तो प्रदेश बंद के ऐलान से जो सरकार थी उसको बहुत भारी दबाव का ये महसूस हुआ कि ऐसा हो गया कि कर्मचारियों के आंदोलन में अब राजनीतिक दल कूद गया है। अब निश्चित रूप से अब उसका असर भी हुआ, ऐसा नहीं राजनीतिक दल के कूदने का। और सरकार जो है चर्चा करके इसका समाधान चाहती थी। तो उस दौरान जो है, चूंकि हम लोग जेल में थे, तो उस दौरान जो 3 प्रदेश अध्यक्ष जो बाहर में आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कहीं ना कहीं दिशा ही नहीं था, क्योंकि फ्रंट पे आ नहीं पा रहे थे। हाँ, वो लोग तो फ्रंट में आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आम लोगों ने अच्छा संभाल लिया था आंदोलन को। दूसरी पंक्ति के जो नेता हाँ, उसके बाद एक सामंजस्य और एक सहमति की स्थिति बनी कि किस तरीके से आंदोलन जो है उसको वापसी उसका किया जाए। तो ये तीनों के तीनों प्रदेश अध्यक्ष रात को 10 बजे जो है जेल आए, और जेल में हम लोगों की अब मीटिंग हुई। मेरा संजय शर्मा जी हो गया, केदार जैन जी हो गया, विकास राजपूत जी हो गया, चंद्रदेव राय जी की जेल के अंदर मीटिंग हुई। और मीटिंग करने के बाद में कहीं न कहीं सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से संकेत मिला कि आप यदि आज के आंदोलन को
जो है यदि आप समाप्त करते हैं तो हम बहुत बड़ा चीज़ आपको जो मांग है, मूल मांग, वो पूरी करेंगे, ऐसा संकेत मिला। और संकेत मिलने के बाद हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए आप इस आंदोलन को एक दिशा, कहीं न कहीं भूमिका थी इस पे। देखिए ओपी चौधरी जी ने कोई मानसिक दबाव नहीं बनाया। उन्होंने यही कहा आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सरकार हर तरह से आपकी बात को सुन रही है और कल जो है सरकार अपने तरीके से अपने तरीके से अपना आप लोगों से जो है निपटेगी। और उसमें कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं था। हम लोगों ने भी सूझबूझ से निर्णय लिया और सब लोगों के निर्णय लेने के बाद ही, सब लोग सहमति बनाने के बाद भी ही हम लोग आंदोलन को रात को 12 से 1 बजे तक आंदोलन को वापस लिया। और उसके बाद में धीरे से हम जो हमारी मूल मांग थी, देखिए हमारी मांग राजनीति करना नहीं था, हमारा मांग ये था कि संविलियन मिलना चाहिए। हमको संविलियन मिल गया, हमारी मांग पूरी हो गई। इसीलिए हमने भरोसा दिया गया कि भाई संविलियन की मांग को लेके सरकार, नहीं निश्चित वो भरोसा पूरा दिया गया कि यदि आप हमारी बात आज सुनेंगे तो हम आपकी बातों को सुन के आपको जो आज तक बहुप्रतीक्षित आपके लिए जो लंबित आपकी मांग है उसको हम पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से हम आंदोलन से वापसी लिए। उसके बाद एक निश्चित समय के बाद में सरकार ने संविलियन किया और आज हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि हम लोगों का भाग्य 1,50,000 लोगों का बहुत अच्छा भाग्य। उसके बाद जो कोरोना काल आया है, इस दौरान जो चूँकि हम लोगों का संविलियन हो गया था, हम लोग नियमित हो गए थे, उसके बाद जो आया, यदि ये चीज़ पहले हो जाता तो हम लोगों की स्थिति और बहुत डामाडोल हो जाती। आज हमारे बहुत सारे सैकड़ों साथी ऐसे हैं जो आज हमारे संघर्ष के दौर में हमारे साथ थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल रहा है, उनके परिवार को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो सुविधा मिलनी चाहिए। तो सिविलियन से यदि देखा जाए कर्मचारी को जो सुविधा है वो आज आपको निश्चित रूप से वही हमारे मूल मांग थी और उस मांग को हमने पूरा किया। यही हमारा उपदेश था। देखिए राजनीति दल जो है ऐसा है, उन्होंने समर्थन किया, कांग्रेस ने विपक्ष में थी तो उसका भी हमको लाभ मिला, ऐसा नहीं है लाभ नहीं मिला। और सरकार जिससे हमको लेना था उससे हमने ले लिया। तो हम तो एक प्रकार से सफल आंदोलन किए। देखिए लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहे, लेकिन हम मानते हैं हमारा हर आंदोलन में हमने कुछ ना कुछ लेके वापसी किया है और हर आंदोलन में हमको जो हमारा मूल उपदेश था उसको धीरे धीरे लेकर आज हम एक अच्छी स्थिति में हैं। संविलियन आंदोलन के दौरान की कुछ ऐसी बातें बताइए, अनछुई बातें जो बहुत तकलीफ भी देती है और एक और ऐसी बात बताइए जो उत्साह भी बढ़ाती है। देखिए जब हम लोग जेल में जाते थे तो हम उस दौर से मैं तीनों आपको तीनों जेल यात्रा की बात आपको मैं बताना चाहूँगा। पहला जेल यात्रा 2004 में जब गए थे तो लोगों को 10 माह का भी वेतन सुविधा के रूप में मिलता था, 2 महीने नहीं मिलता था। लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी। उस समय हम लोग भूखे प्यासे जेल में 5 से 7 दिन तक हम लोग थे। तो सरकार को कहीं न कहीं लगा, बहुत ईमानदारी से आंदोलन किए। देखिए जो बोलना है वो बोलते रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम जो हमारा मंजिल था उसको हमने पाने में सफलता पाया और हम जो है 2005 में ही उस जेल यात्रा में हमने संविदा से शिक्षाकर्मी बनाया। 2011 का जो जेल यात्रा था हमने 10 आदेश जारी करवाया और शिक्षाकर्मी को शिक्षक पंचायत के रूप में और 10 आदेश जारी हुए जिसमें अनुकंपा और अंशदायी पेंशन योजना, एक नया वेतनमान हमको उस समय मिला। उसमें भी हम जो आज जो पुरानी पेंशन वो देन है CPS वो है उसी का है। और जो तीसरा जेल यात्रा था तो एक प्रकार से देखा जाए उसमें हमने सिविलियन कराया। तो देखा जाए तो जेल में जाना हमारे लिए बहुत शुभ रहा और हर बार जब जेल में गए बड़ी से बड़ी हमने वहाँ पर मांग पूरा करवाया। और आज हम जहाँ तक मानते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है अभी समस्या समाप्त हो गया है। अब आने वाले कल में हम मिशन 2023 चलाएंगे और मिशन 2023 में भी पूरे प्रदेश में जब जब शिक्षक एक मंच में आया है, एक मंच पर आकर आंदोलन किया है, सभी आंदोलन सफल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शिक्षकों को एक मंच में लाए। भाई मनीष मिश्रा से हमारी बातचीत चल रही है, भाई केदार जैन से बातचीत चल रही है और विकास राजपूत जी, संजय शर्मा जी और मैं स्वयं हम लोग एक मंच में एक साथ अभी सहमति से काम कर रहे हैं। और यदि और अन्य जो संगठन है जैसा भी है उनके साथ भी आपस में सबकी बातचीत चल रही है। और जितने बड़े संगठन यदि एक मंच में आकर हम लोग आंदोलन करते हैं तो आने वाला कल हमारा और सुखद होगा। जो 2-3 समस्याएं हैं वो जो है पूरी हो जाएगी। जैसे अब आने वाले कल का हमारा मिशन 2023 का जो मूल मांग है, यदि एक सूत्री मांग देखा जाए तो प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा अवधि की गणना करते हुए हमको जो है हमारा पेंशन जो है पुराना पेंशन वो लागू किया जाए, साथ ही साथ क्रमोन्नत वेतनमान है, पदोन्नति है, ये सब कुछ दिया जाए। इस मांग को लेकर एक हम मिशन 2023 चलाएंगे जिसके लिए हम पूरे यूनियन को एक मंच में लाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आम शिक्षकों का जिस तरीके से सोच है, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी सोच से बता रहा हूँ, आम शिक्षक सोचते हैं कि जब जब हमारे बड़े भाई लोग मुखिया लोग एक मंच में आए हैं तब तक हमारी मांग पूरी हुई। एक मंच बनाएंगे और एक मंच बनाकर मिशन 2023 चलाएंगे और उसको भी हम लोग अपने
उपदेश में जो है अपनी मांग है उसको भी हम लोग मिलकर आंदोलन करके 2023 में हम सफल होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आपके माध्यम से प्रदेश के 1.5 से 2 लाख शिक्षकों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आने वाले कल में जो मिशन 2023 हमारा चलेगा उसमें हमारी मूल मांग यही रहेगी कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करते हुए हमारा जो वरिष्ठता का निर्धारण किया जाए और पुरानी पेंशन की गणना है, क्रमोन्नत वेतनमान है, पदोन्नति है, ये सब कुछ हमको दिया जाए। और साथ ही साथ हमारे सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति का विषय है, इसमें को भी मूलतः हमने उस विषय उसमें मांग में रखेंगे और इस मांग को लेकर आने वाले कल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे सभी शिक्षक साथियों को एक मंच पे लाके। सर 2000 आपका से सन 2000 से अब तक संविलियन आंदोलन हुआ, तो इसमें महिलाओं की भूमिका कैसी रही, महिला शिक्षकों की भूमिका? देखिए, महिला शिक्षकों की भूमिका, महिला शक्ति को जो है हम प्रणाम करते हुए यही कहना चाहेंगे कि हमारे इन बहनों का बहुत बड़ा भूमिका था। हर आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं जब आपको 2017 का आंदोलन में बताना चाहूँगा, जब हम लोग जेल में गए तो महिला जो हमारी जितनी भी बहनें थी उन्होंने खुलकर मोर्चा संभाला। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँगा, जब हम लोग जेल से बाहर आए तो उस समय के सबसे बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ हमारी बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऐसा आंदोलन नहीं देखा है। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपके लोगों का तंत्र था कि अभी साइंस कॉलेज में 25,000 का भीड़ है और तत्काल वो 10 मिनट में यदि वो रावण भाटा को घोषणा करते थे तो वहाँ 50,000 पहुँच जाते थे, हम नहीं पहुँचते थे वहाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के एकता का लाभ हमको मिला है। और इस हमारी एकता और हम लोगों का सूचना तंत्र में पुलिस प्रशासन और प्रशासन भी फैल हुआ है। ये जानकारी उस समय विश्वस्त एक हमारे एसपी साहब वो लोग उन्होंने बोला, क्योंकि हम तो जेल में थे, तो उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि हमारी महिला साथियों का मुख्य भूमिका था और आने वाले कल मिशन 2023 में भी उनकी मुख्य भूमिका रहेगी। उनके बिना हमारा कोई आंदोलन सफल नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर आप लोग बीच में एक आंदोलन किए थे, सर आप लोग बीच में एक मुख्यमंत्री जी का आप लोगों ने वो स्वागत समारोह किया था और बात वहाँ पर आई तो जो 900 या कुछ ऐसे महिला शिक्षक हैं जो पंचायत में रहते हुए विधवा हो गई, 2005 में कुछ ऐसी महिला शिक्षक थे जिनके पति खत्म हो गए या कोई परिजन खत्म हो गए, अनुकंपा नियुक्ति की मांग। निश्चित रूप से यह एक बहुत गंभीर विषय है और विषय को लेकर इसको सरकार ने भी भरोसा दिया था। जन घोषणा पत्र में इसका जो है उल्लेख भी है, कांग्रेस ने इस भरोसा भी दिया था और इसका उल्लेख भी है। और उनकी मांगे जायज़ हैं, संवेदना से जुड़ा हुआ है, सहानुभूति से जुड़ा हुआ है। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो हमारी महिला जो साथी हैं जिनके पति आज हमारे बीच में नहीं रहे, संघर्ष में उनकी बड़ी भूमिका थी और उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। इसलिए छल नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको कई बार आश्वासन उनको दिया गया है कि आप लोगों को आज निकल हम उनको आप लोगों को जो है किसी न किसी सेवा में रखेंगे, खासकर पंचायत विभाग में या एजुकेशन विभाग में, और एक कमेटी भी बनाई गई है। अब सब लोगों का जो नज़र है उस कमेटी पर है, सरकार की ओर है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो महिला साथी हैं, जितने भी विधवाएं हैं और जो भी पुरुष हैं जिनके यहाँ पत्नी खत्म हुई है, सबको जो है अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति का नियम 2011 में बना था और 2011 के बाद में बहुत कम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है और ये बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि उस समय सिविलियन नहीं हो पाया था। तो इनके लिए भी सरकार को चाहिए 2023 में क्या इनको भी अपने साथ रखेंगे? निश्चित रूप से इस मांग को भी हम रखेंगे और मुझे लगता है कि सरकार जो है इनकी मांगों को पूरा करेगी और यदि नहीं करेगी तो इनके मांग को प्रमुखता से हम रखेंगे क्योंकि वो बहनें जो हैं, हमारे भाई जो हैं आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनका संघर्ष को हम भूल नहीं पा। कालखंड के दौरान जब जितने भी आंदोलन हुए हैं तो सुना है मैंने कि कई शिक्षकों की तबीयत खराब हो गई आंदोलन स्थल पर ही, वो कैसे था सर? निश्चित रूप से सर आंदोलन का क्या होता था, जब आप आंदोलन करते हैं तो सरकार का तंत्र भी सक्रिय होता है, कई तरीके से वो हथकंडे अपनाता है आपके आंदोलन को कुचलने के लिए। तो कहीं कहीं क्या है निलंबन का आदेश जारी होता है, तो कहीं नोटिस जारी होता है, तो कहीं कुछ है, तो क्या है शिक्षक साथी हमारे मानसिक दबाव में आ जाते हैं। कहीं कहीं तो 2012 का आंदोलन मुझे पता है कि कई लोग तो अटैक से ख़त्म हो गए थे डर के कारण कि हमको नोटिस आया है घर में, कुछ लोगों को निलंबन का आदेश होता है। तो सरकार के तंत्र के सामने जो है हमारे
कुछ साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जिम्मेदार तो सरकार है। सरकार को चाहिए कि उसको जो है अब उन्हीं लोगों के परिवार के जो आज हैं ऐसे लोग बहनें हैं जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है, आपने कहा था। अब जन घोषणा पत्र में आपने उल्लेख किया और आपने कहा था तो आपको मांग भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है आपकी है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा जो बहुत बड़ा विषय है। 2012 का जब हमारा आंदोलन चल रहा था, तो अभी जो वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, सप्रे साला के मैदान में मुझे लगता है कि शायद ही 1-2 दिन का आड़ होता होगा, लगभग रोज ही पहुंचते थे और हमारी इन मांगों का समर्थन करते थे। और आज तो वो स्वयं सत्ता में बैठे हुए हैं, और स्वयं सत्ता में बैठे हुए हैं तो उनके हाथ में तो सब कुछ है। अब वो हमारी मांगों का समर्थन उनको करते हुए हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। अब तो देने वाले मुख्य स्वयं हैं। जब हमारे आंदोलन में उस दौरान जब हर दिन हमारे पास आके बैठते थे, हमको सहयोग भी करते थे, ऐसा नहीं है, उस आंदोलन में हमको हर दिन सहयोग करते थे, क्या ज़रूरत है, क्या कैसे है। और आज तो वो स्वयं मुख्य है। आज 4 साल हो गए, उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो कहा था उसको पूरा नहीं किया, जिससे प्रदेश भर में बहुत आक्रोश है। अब इस दौरान तो डीए और एचआरए जैसे चीज़ इस 4 सालों में अपनी मांगों को, मूल मांगों को तो छोड़िए, डीए एचआरए के लिए लोग जो तरस रहे हैं देय तिथि से, तो सरकार को लगता है कि अपने उद्देश्य से जो है, जो उन्होंने कहा था उससे भटक गई है, और उनको हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। केंद्र के समान हमको देय तिथि से डीए और एचआरए देना चाहिए। उसके साथ साथ ये तो हमारी मूल मांग नहीं है, इसके साथ साथ जो हमारी मांग है, जैसे वेतन विसंगति दूर करना, क्रमोन्नत वेतनमान देना, और पेंशन जो है, पुराना पेंशन जो है जो लागू की है सरकार, उसके लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं। उसको प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि का गणना देते हुए उसको हमको देना चाहिए, पदोन्नति का लाभ देना चाहिए। तो ये चीज़ तो अब उनके हाथ में है, इससे उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो आने वाले जो है समय में दिक्कत आ सकती है। सर, जब आंदोलन हुआ तो फिर खाना वगैरह कैसा करते थे वहाँ पे? यहाँ के रायपुर के लोगों का सहयोग कैसे रहता था? अभी भी मैं पिछले आंदोलन में देखा लोग यहाँ पर कोई खाना ला कर देता था वो, तो ये थोड़ा सा यादें बताइए सर, अब तक के आंदोलन में जो रायपुर वासियों का आपको कैसा सहयोग मिला? देखिए, जो 2012 का आंदोलन था वो लगभग 38 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन था। उस आंदोलन में लगातार भोजन, सुबह 10,000 लोगों का भोजन बनता था, शाम को 10,000 लोगों का भोजन बनता था। वो एक ऐसा आंदोलन था, मैं बोला पहले ही आपको बोला, एक कुंभ जैसे था। अब उस आंदोलन में जो है भोजन जो बनता था वो हमारे साथी लोग, रायपुर की बड़ी भूमिका थी। और चूंकि मैं रायपुर से रहने वाला हूं, तो हम लोग हर तरह से जो है इधर सरकार से वार्ता भी करना है, इधर आंदोलन दिन भर रहना है, रात की व्यवस्था है, अलग अलग लोगों से हम सहयोग लेते थे और सभी का सहयोग हमको मिला। सत्ता पक्ष भी मिलता था, विपक्ष भी मिलता था। और हम उस आंदोलन में जो आज हमारी जो आज अच्छी स्थिति है उसमें एक उस आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस समय जो है अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी उस आंदोलन को हमको सहयोग किया। ऐसा नहीं है कि उस आंदोलन में वो दूरी बनाए रखे। सर, एक बात और है, आंदोलन हो और बस्तर और सरगुजा के जो आपके साथी हैं इनकी बात ना आए, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों में ये मच्छरदानी लगा कर सोते हैं। कई लोग तो बिना मच्छरदानी के जहाँ आंदोलन होता है वहाँ सोते हैं। तो उस दौर का कुछ वाकया बताइए सर आप। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी आंदोलन हमारा रहता है, जितने भी आंदोलन हमने किया, आज 22 साल का इतिहास आपको बता रहा हूँ मैं। छात्र राजनीति से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं और इन 22 वर्षों में मैंने एक ख़ास चीज़ देखा, खासकर ट्रैवल बेल्ट के हमारे साथियों में। जितने भी आंदोलन हैं उसको हमारे ट्रैवल बेल्ट के साथी ही सफल करते हैं। जो शहर के लोग हैं उनकी भूमिका बहुत कमज़ोर रहती है। मेरे को बोलने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि जितने भी ट्रैवल के साथी हैं हमारे, बहुत मतलब ईमानदारी से पूरा समर्पित होकर उस आंदोलन में भागीदारी देते हैं और किसी भी प्रकार का भय उनके अंदर में नहीं रहता, डर नहीं रहता। और जिसको लड़ना है उसको डरना नहीं चाहिए। इसको यदि सीखना है तो आपके ट्रैवल बेल्ट के जो हमारे साथी हैं, जो हर आंदोलन की सफलता का यदि मैं श्रेय दूं तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। जो मुखिया जो होता है आंदोलन का नेतृत्व करता वो तो अपनी जगह में बैठा होता है, लेकिन वो अनुभव करता है कि इस आंदोलन का सफलता का श्रेय किसको दिया जाए। तो इसको मुख्य श्रेय यदि किसी को दिया जाता है तो मैं अपने ट्रैवल बेल्ट के साथियों को दूंगा। और उनको मैं सलाम भी करता हूं कि जितने भी आंदोलन हुए उसमें उनकी मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि वो जिन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनको ये पता है कि हम ट्रैवल एरिया में रहते हैं, हम नक्सलवादी एरिया में रहते हैं, लेकिन हमको जोखिम भत्ता नहीं मिलता। हम जंगल में जाके पढ़ाते हैं, हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारे लोगों को ये तकलीफ होता है। तो मुझे लगता है कि मैदानी इलाके की अपेक्षा जो ट्रैवल बेल्ट के साथी है उन लोगों का ज़्यादा योगदान रहता है आंदोलन में। एक महत्वपूर्ण पंक्ति में
खड़े रहते हैं बिल्कुल कि गोली चलेगी तो पहले हम खाएंगे। निश्चित रूप से मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ 99 नहीं 100% मैं दूंगा उनको, क्योंकि हर आंदोलन में यदि यहाँ कोई डटा रहता था, जब लाठीचार्ज होती थी, जब गिरफ्तारी होती थी और चाहे जेल यात्रा होती थी, सब में ट्रैवल बेल के साथियों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहता था। उन लोगों के अंदर में मैंने एक चीज़ केयर किया, हर आंदोलन में डर नहीं है, लड़ना है, पाना है तो डरना नहीं है। छत्तीसगढ़िया स्टाइल में पैटर्न 2023 का जो आंदोलन होगा वो ऐसा आंदोलन होगा कि मुझे लगता है कि समाज को हमको साथ में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज के साथ कैसा ट्यूनिंग बनाना इस प्रदेश का हर शिक्षक अब नया नवाचार करने वाले आंदोलन, नया नवाचार होगा। पढ़बो, पढ़ाबो, लड़बो, बोलबो, पाबो, बोलबो भी सोशल मीडिया में। तो ये नया ट्रेंड आने वाला है, जिसमें हमारा समाज के जो लोग हैं, हमारी पीढ़ा को जो है, समाज के जो गांव के लोग हैं, वो समझे कि गुरुजी लड़ क्यों रहे हैं। उनको पता चलना चाहिए ये अपने अधिकार के लड़ क्यों। उनको जब ये चीज़ हम समझाएंगे जाके आंदोलन में कूदने के पहले, तो उनको लगेगा नहीं गुरुजी लोग सही हैं। वो लोग स्वयं हमारे आंदोलन में जन आंदोलन मतलब जो आज मिल रहा है इसमें संविलियन की भूमिका है। निश्चित रूप से यदि आज हमारा संविलियन नहीं होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं रहते। इसलिए हम उन सभी साथियों को प्रणाम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिसने आज हमको इस स्थिति में पहुंचाया है। और समस्त श्रेय मैं जो है इस आंदोलन को जो है आम शिक्षकों को देता हूं, जिनके सहभागिता के कारण से आज हम अच्छी स्थिति में हैं। और उनके लड़ाई लड़ने का ये हम तो नेतृत्व करता थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी हमारा इसमें आंदोलन में हमारे ऊपर भरोसा जताया और उस भरोसा को हमने तोड़ा नहीं, उनकी मांगों को पूरा कराया। और इस पूरे आंदोलन के जितने भी सफलता है यदि 20-22 वर्षों का देखेंगे तो आम शिक्षा कर्मियों को जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम काम करते रहे और हम आज अच्छी स्थिति में। एक और सवाल है मेरा, हाँ, कि इस दौर में इतने आंदोलन हो चुके एकदम, आप 3 बार जेल यात्रा कर चुके हैं और एक लंबा समय हो गया संगठन के अध्यक्ष भी हैं। पारिवारिक स्थिति क्या हुई सर आपकी, क्या प्रभावित हुआ परिवार आपका? देखिए, परिवार को यदि आप आंदोलन में रहते थे तो आपके रिश्तेदार जेल गए हैं तो भाई जेल कोई चल दिया। हाँ, राजनीति में ये चीज़ होती है। जब हम थे, हमारी जेल यात्रा होती थी, तो मैं एक वाक़या आपको बताना चाहूँगा। मेरी 2008 में नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद में मेरी वाइफ भी जो है वो भी शिक्षिका है, और जिस परिवार से आती थी वो लोग कभी जेल वेल और आंदोलन नहीं जानते थे। तो जब 2011 में मुझे उठाकर जेल के अंदर डाला गया तो मेरे यहाँ पूरा परिवार आ गया था, मेरा ससुराल पक्ष पूरा आ गया था कि दामाद को जेल के अंदर डाल दिए हैं। वो लोग जेल भी गए, लेकिन जहाँ वो बताए कि आप कौन हैं, तो वीरेंद्र दुबे की पत्नी है, तो उनको तत्काल वहाँ से भगा दिया गया। बोले आप मिल ही नहीं सकते उनसे, नहीं आपकी वार्तालाप हो सकती, क्योंकि वो यहाँ जेल के पूरे आंदोलन के नेतृत्व करता है, इसलिए वो संभव ही नहीं है, आप चले जाइए, नहीं तो आपको भी जेल के अंदर हम डाल देंगे। अंडा सेल में मगर रखे थे आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को सर उस दौरान जो है कि 2011 का जितने भी अभी हमारे आंदोलन हुआ है उसमें सबसे खतरनाक जो हमारा एक जो अनुभव रहा 2011 का आंदोलन था। 2011 का आंदोलन में हमको एक सेल के अंदर जो कुख्यात अपराधी हैं उनके उसमें डाल दिया गया था, और उस कमरे में 6x6 के कमरे में 6 लोगों को हमको डाल दिया गया था। 6 लोगों में मैं था, केदार जैन जी थे, और हमारे एक मित्र थे भानु डहरिया जी थे, एक ध्रुवंशी जी थे, और 2 साथी हमारे बालोद के थे। हम लोगों को डाल दिया गया। उसमें भी 6x6 में जो है 1.5x6 में बाथरूम था, और वहाँ की स्थिति आप देखते तो आपके आँख से आंसू निकल आता। उसमें पूरा जाला, ठंड का समय था, और जो हरा महू कीड़ा जो आता है, महू कीड़ा जो होता है, पूरा चारों तरफ परत जमा हुआ था, और धूल से पूरा कमरा था। सीधे अंदर डाल दिए और बोले अब आप लोगों को यहीं रहना है। तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन का मंशा रहा होगा कि इनको इस तरीके से हम तोड़े कुचले आंदोलन को, कि ये लोग सहमति बनाए और बाहर निकले। तो मैंने उस समय जेलर से कहा कि भाई ठीक है, आप हम शिक्षक हैं, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई अपराधी हम नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ अपराधी जैसे व्यवहार कर रहे हो, तो आपको ऐसा कमरे में हमको नहीं रखना चाहिए। आप एक काम कीजिए, हम इस सेल में रहेंगे, लेकिन आप हमको जो है इस कमरे को
धोकर साफ सफाई करके हमको दीजिए। और ये क्या कौन सा मटका है पानी जो है आप हमको दिए हैं? मटका तो ऐसा लगता है कि कई दिनों से कमरा खुला नहीं है, इसके अंदर आप हमको डाल दिए और इस पूरे एरिया में परिसर में कोई है ही नहीं, हम ही लोग 6 लोग कुख्यात अपराधी जैसे डाल दिए हैं आप। तो उस समय बहुत पीड़ा और रोना भी आता था कि हम लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं, आम जो शिक्षक हैं जो 1.5 से 2.25 लाख की संख्या जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो लोग हमारी इन भावनाओं को समझते हैं या नहीं समझते हैं? क्योंकि हम लोग उस तकलीफ को यदि सोचते हैं तो आज भी हमारे आंख से रोना आ जाता है कि वो दौर जो था उसके बाद में भी हम लोग डटे रहते थे। 2 दिन हम लोग उस जेल में रहे, तो कहीं ना कहीं एक परिस्थिति बनती है और परिस्थिति बनने के बाद में जो 10 मांग पूरी हुई, उसके बाद में भी हमने उस आंदोलन को जो है एक प्रकार से समझिए स्थगित किया और उस आंदोलन में भी हमारी बड़ी बड़ी मांगें पूरी हुई। सर, जो अब आलोचनाएं करते हैं कई लोग कि क्या किए, ये किए, वो किए, तो उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मुखिया होता है उसके प्रति सभी लोगों का एक बहुत ज़्यादा अपेक्षा हो जाता है कि ये हमारी 10 मांगे हैं, 10 मांगों को पूरा, सभी मांगों को ये पूरा कराएंगे। लेकिन जो मुखिया होता है वो एक चीज़ सभी को समान दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी कोशिश यही होती है कि सभी मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब आप बैठते हैं, अब भाई आप देखिए अपने घर में ही, आप घर में यदि 5 सदस्य, घर के 5 सदस्यों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, कोई न कोई ऐसा रहता है जो आपके खिलाफ बोलेगा और आपके प्रति असंतुष्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवार में एक स्वाभाविक स्थिति बनती है, ये 2, 4, 10 ऐसे लोग रहते हैं कि वो असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों को यदि बोलूँगा, दिल में हाथ रख के बोले कि आज जो जिस स्थिति में हैं, यदि उस स्थिति में आज वो पहुँचे हैं तो ये अपने लड़ाई के कारण पहुँचे हैं और हम लोगों ने उसमें नेतृत्व प्रदान किया, सभी लोगों ने, तब वो पहुँचे हैं। और आज यदि वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो ठीक है, आज हम कुछ चीज़ों में असफल हो गए। अब तो आप कुछ मामले में तो स्वयं लड़ रहे हो क्या? तो आपने क्या किया? हमारी लड़ाई तो ठीक है, हम कहीं कहीं कुछ असफल हो गए, आपको लगता है, हमको नहीं लगता, आपको लगता है। तो अब आप भी आपको भी अनुभव हो गया कि 4 साल में आप टस से मस इधर से उधर नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप यदि अच्छे से अध्ययन करें तो हल्की फुल्की असंतुष्टि मैं मानता हूं कि हो सकता है। लेकिन आज भी शिक्षक जो है इस बात को मानते हैं कि सिविलियन की देने वाले हमारे जो शिक्षक नेता हैं उनको जो है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उनका एक अपना इतिहास रहा है और उनका ये जो त्याग है, बलिदान है और तपस्या है, ये हमेशा आने वाले कल में जो यदि शिक्षकों के आंदोलन का या कर्मचारी आंदोलन की बात होगी तो इन नेताओं की भूमिका, मुख्य भूमिका इसमें रही है। उस दौर का शिक्षक आंदोलन, शिक्षक संघ और अभी जो चरमोर्रा के टाइप बन जा रहे हैं शिक्षक संघ, क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए सर, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पहले के आंदोलन में क्या होता था कि आम जो शिक्षक आप लोग की खबरों को भी शायद ज़रा स्थान नहीं मिलता होगा एकदम। आम शिक्षक भी बहुत ईमानदार हुआ करता था और बहुत ज़्यादा अपने मांगों के प्रति बिल्कुल ज़्यादा बहुत गंभीर था और नेता भी वैसे ही थे और वो कैसे मांग पूरा कराना है उसमें पूरा तन मन धन से भिड़ते थे। अब क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी लोग आ गए हैं और महत्वाकांक्षी लोगों को कुछ नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। हम लोग तो एक दौर ऐसा था कि स्वयं विज्ञप्ति बनाते थे और हर प्रेस में जाकर उस विज्ञप्ति को छोड़ते थे। स्कूल भी देखते थे, पढ़ाते भी थे, आते थे, आंदोलन करते थे विज्ञप्ति को। अब क्या हो गया है, अब फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सएप में डालिए। और आप लोगों का भूमिका इस आंदोलन में यदि देखा जाए, मीडिया का भी हमेशा अच्छा भूमिका रहा है। मीडिया के कारण ही आज हम लोग इस स्थिति में हैं। पिछले आंदोलन में आप स्वयं साक्षी रहे हैं कि किस तरीके से आपने भूमिका निभाया है और आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें जो है आम लोगों के बीच में जाती है, आम शिक्षकों के बीच में जाती हैं। तो आप लोगों के योगदान को भी हम नहीं भूल सकते। लेकिन जो आपने अभी प्रश्न किया, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उसको आप रोक नहीं सकते, वो जितना भी यूनियन बनाए। लेकिन जो आम लोग हैं वो जानते हैं और प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानती है कि असली लड़ने वाला कौन है और असली लड़ाई लड़ने वाला जो है उसके साथ उनका तालमेल किस प्रकार से, कैसे उनके साथ व्यवहार करना, उनको भी वो पता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कमज़ोर टाइप के जो लोग हैं, महत्वाकांक्षा के कारण किसी के ऊपर आरोप लगा के यदि पद भी पा गए हैं, लेकिन उनके साथ आम शिक्षक लोगों की उनके साथ चलने की प्रवृत्ति नहीं देखा मैंने। एक मेरा आखिरी सवाल है कि अब सब यहाँ तक आ गए हैं, 2023 का आपका आंदोलन का आगाज़ भी कर दिए हैं, इसके बाद और क्या आंदोलन होगा कि ये बस अंतिम है? अंतिम तो नहीं होगा सर, हम लोग जॉब में हैं। तो अब जब तक हम लोग कर्मचारी जगत में रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, तब तक समस्याएं जब बनेगी तब तक हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते रहेंगे और आंदोलन तो होता रहेगा। और पुराना भी ऐसा लगता था कि ये आंदोलन लास्ट है, लेकिन आंदोलन तो होता है। क्योंकि आंदोलन इसलिए होगा क्योंकि सरकार
जो है पिछले 4 साल से जो अभी फ़िलहाल सत्ता में है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई मांग को पूरा नहीं किया, बल्कि डीए एचआरए को भी रोक दिया है। तो मुझे लगता है कि लोगों का आक्रोश कम नहीं है, लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा है उनके मन में, लेकिन वो समय आने पर ही निकलेगा। एक सवाल और, छात्र राजनीति के बाद आदमी मुख्य राजनीति में आता है। अब चूंकि आप लोग शासकीय सेवा में आ गए, तो अब ये ट्रेंड रहा है कि शिक्षक संघ से कोई न कोई नेता निकलता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम, मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा है ये चीज़। अभी हमारे बीच में चंद्रदेव राय जैसे सहायक शिक्षक नेता थे, अब वो मंत्री बन चुके हैं। तो क्या आप राजनीति में आएंगे सर? देखिए, मैं राजनीति में आऊँगा या नहीं आऊँगा, ये तो भविष्य के गर्त में है ये। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो शिक्षक नेता हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, उसको बहुत अच्छे तरीके से लड़ना आता है, अपनी मांग पूरा कराना आता है, और वो समाज में भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से सेवा के रूप में निभा सकता है। और यही अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, यदि भी यदा कदा किसी भी दल में यदि किसी शिक्षक नेता को टिकट यदि मिलता है, तो मुझे लगता है कि पूरे शिक्षक ही नहीं, कर्मचारी, अधिकारी, सबको उसका सहयोग करना चाहिए, कोई भी रहे उसको करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा नेता के रूप में समाज में स्थापित हो सके। आपका एक साथी तो अभी लेकिन आप लोग के साथ खड़ा नहीं है। देखिए, अब सबका अपना अपना स्वभाव है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि आप 22 साल का शिक्षक आंदोलन को यदि आप देखें, तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक आंदोलन है, उससे बड़ा आंदोलन इस छत्तीसगढ़ में आक्रामक आंदोलन आज तक 22 वर्षों में नहीं हुआ। आक्रामक आंदोलन नहीं हुआ, मतलब कूट के, हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। लीडरशिप इतना ज़बरदस्त भरा है। सिर्फ मैं ऊपरी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉक स्तर के नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनको प्रशासन से, शासन से किस प्रकार से अपनी मांगों को पूरा कराना जिनको आता है, वो समाज के नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, और जो अन्य समस्या है गांव की क्या क्या समस्या है। मैं मूलतः गांव से जुड़ा हूं, किसान भी हूं, तो का समस्या है गांव के, ओला भी बहुत अच्छा जानते उमन है, और चूँकि वो बहुत अच्छा जानते तो ओकरो लड़ाई वो बहुत अच्छा से लड़ सकते। एक कारण प्रदेश के यदि कोई भी गुरुजी टिकट मिला थे, अब ऐसे नहीं है गुरुजी ला यही 22 साल में टिकट मिले, पहले भी बहुत जन ऐसे बड़े बड़े नेता है जो गुरुजी मन ला टिकट मिले है और बहुत अच्छा नेता साबित हुए वो। तो ऐसे यदि कोई गुरुजी कोई भी पार्टी देवत है, सब संगठन लोग साथ देना चाहिए, एक साथ देना चाहिए। तो अपन लड़ाई लड़ते एक अच्छा लड़ सका थे, वो समाज बरकत का अच्छा लड़ी, और समाज पर लड़ी तो समाज ला जहाँ भी रही वो विधानसभा वो समाज ला लाभे मिले, नुकसान तो नहीं मिलने वाला है। और ओला ये चीज़ पता है कि लड़ना कैसे है और पाना कैसे है और कैसन जनता के सेवा करना है, ये चीज़ में वो माहिर है। एक कारण से बिल्कुल भी ये चीज़ है कि हमार अधिकांश शिक्षक मन है गाँव किसान है, और गांव के किसान हैं तो गांव के किसे का समस्या वो भी जानते, गुरुजी भी है, तो गांव की समस्या गुरुजी लक्षत को जाने नहीं सके, और गुरुजी लक्षत समाज सेवा कोई नहीं हुए, काबर वो स्कूल में सेवा करा थे। और यदि कोई भी पार्टी बड़े राजनीतिक दल देते, जितना भी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े राजनीतिक दल है वो यदि देते, तो निश्चित रूप से हमारे ला तो बिल्कुल अपन साथी के एकजुटता से सहयोग करना चाहिए, और समाज भी दी होला। शिक्षकों के अंदर नेतृत्व क्षमता शुरू से ही रहती है, यही नेतृत्व क्षमता उनको क्लासरूम में छात्रों को जोड़े रखने में मदद करती है। अभी शिक्षक है, राष्ट्र गढ़ते हैं, राजनीति में भी आ रहे हैं और आएंगे, आते रहेंगे, ये तो सब चलता रहेगा। आज शिक्षक नेता वीरेंद्र दुबे जी ने अपने दिल की बात दिल खोल कर कही, बिंदास बातें कही एकदम, और उन अनछुए उन पहलुओं को भी बताया जो कई लोग नहीं जानते हैं। इनका शिक्षक मामलों में कब से ये जुड़े और कब से यहाँ तक पहुँचे हैं। आज बस इतना ही, अगली शख्सियत से मुलाकात करेंगे अगले शो में। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद दुबे जी।